पढ़ रहे होंगे घर पे, ठीक है, और अब तक हमने क्या पढ़ लिया वो सब रिपीट करके आए होंगे। आज हम आगे पढ़ेंगे रक्तदान के बारे में। देखो, रक्तदान का मतलब क्या होता है? रक्तदान का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड या रक्त देना, ठीक है। अब रक्तदान सबसे पहले 15 जून 1667 को फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट, इन्होंने 15 वर्ष के बालक को एक भेड़ का रक्त चढ़ाया था सबसे पहली बार, ठीक है। तब से रक्तदान है ना जानकारी में आने लग गया कि हाँ, हम रक्तदान कर सकते हैं। तो रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखो, आजकल आपने देखा होगा कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो व्यक्ति का अचानक बहुत अधिक मात्रा में रक्त बह जाता है, और अगर व्यक्ति के शरीर के अंदर रक्त ही नहीं होगा तो पूरे कोशिकाएं जितनी भी है शरीर के सभी अंगों को पोषण नहीं मिल पाएगा। तो इमीडिएटली अचानक उनको बहुत ज़्यादा रक्त निकल गया तो ये तो है नहीं कि तुरंत बन जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत चोट लग गई है, बहुत अधिक उसका अत्यधिक रक्त स्राव हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें तुरंत रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। या शरीर के अंदर गंभीर रक्तहीनता हो गई कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर रक्त का निर्माण ही नहीं हो पा रहा है, इस तरह के लोगों को या रोगियों को भी हम क्या है रक्त चढ़ा सकते हैं। या किसी का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के दौरान भी रक्त बहता है, तो इस प्रकार के रोगी को भी हमें क्या रक्त देने की आवश्यकता होती है। या रक्त के अंदर बिंबाणु प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है, या किसी को विशेष प्रकार का रोग है, हीमोफीलिया जैसा रोग है, या सिकल सेल एनीमिया जैसा रोग है, तो इस विभिन्न प्रकार के रोगों के अंदर क्या होता है, व्यक्ति को अत्यधिक रक्त की आवश्यकता होती है। अगर उनका शरीर इस रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता है तो किसी और व्यक्ति के द्वारा हमें उसके शरीर के अंदर रक्त को प्रवेश करवाया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि रक्तदान की प्रक्रिया क्या है। रक्तदान मतलब एक व्यक्ति से ब्लड लेकर दूसरे व्यक्ति को कैसे चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त संग्रहण, मतलब हम एक व्यक्ति से ब्लड कैसे लेंगे। तो जो भी व्यक्ति ब्लड देने वाला होता है, मतलब रक्तदाता होता है, दान करने वाला दाता, जो रक्तदाता होता है, सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि वो व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं है, उसको किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है, वो किसी विशेष प्रकार की दवाइयों का तो सेवन नहीं कर रहा है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो ही उसका हम ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ाएंगे। जैसे मान लो मुझे कोई बीमारी है और मेरा ब्लड मैं किसी और को चढ़ा दूं तो उसको भी वही बीमारी हो जाएगी। तो हमेशा हम किसका ब्लड चढ़ाते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड चढ़ाते हैं। और ब्लड निकालने के बाद जैसे अगर मैं ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ, रक्तदान करने जा रही हूँ, तो मेरे को पहले तो ये चेक करेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद मेरा जो ब्लड निकालेंगे उस ब्लड की भी जाँच करेंगे, उस ब्लड के अंदर भी कोई विशेष प्रकार का रोग ना हो, जैसे हीमोफीलिया रोग ना हो, HIV रोग ना हो, इस तरीके के रोगों की जांच की जाती है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक निर्जमीकृत, मतलब ऐसी सुई लेंगे जो बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल नई हो, या उस पे कीटाणु रहित हो, कोई कीटाणु नहीं हो। उसको हमारी जो ये नसें होती हैं ब्लड की, जो हम पढ़ चुके हैं शीरा और धमनी, उसके अंदर लगाया जाता है। और एक विशेष प्रकार की थैली होती है जिसके अंदर से क्या लीक ना हो, ब्लड निकले नहीं, कोई भी छेद ना हो और कोई भी बाहरी जीवाणु उसके अंदर प्रवेश ना करे। एक विशेष प्रकार की थैली होती है, उस थैली के अंदर क्या है, उस ब्लड को इकट्ठा किया जाता है और फिर वो ब्लड उस थैली के अंदर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद उन थैलियों को बंद करके अच्छे से एक भंडारण, शीत भंडारण में रखा जाता है ताकि उसके अंदर कोई जीवाणु वगैरह ना चल जाए और उनके अंदर कोई क्रिया ना हो, ऐसे कि ऐसे ब्लड रहे। और उसके बाद क्या है, इसमें जांच की जाती है किसी भी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाने से पहले कि इसके ब्लड के अंदर क्या क्या नियो हेपेटाइटिस B, C, HIV इस तरीके के कारक उपस्थित ना हो, क्योंकि ये सारे के सारे रोग कारक है। अब हम बात करते हैं कि जो भी रक्त संग्रहण होता है उसके बाद दाता का क्या होता है। जैसे मान लो मैं ब्लड डोनेट करके आ रही हूँ तो मेरा क्या होगा, क्या मुझे चक्कर वक्कर आएंगे, मैं बीमार हो जाऊंगी, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है लगभग 2 से 3 दिन के अंदर पूरी की पूरा ब्लड है जितना हम दान करके आए वो वापस बन जाता है। ब्लड देने के बाद, रक्तदान करने के बाद ना तो हमें कोई बीमारी होती है, ना कोई हमें चक्कर वगैरह आते हैं। फिर भी ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ टाइम तक आपके साथ डॉक्टर रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आधान, मतलब ब्लड हमने ले तो दे दिया हमने, अब इस ब्लड को दूसरे व्यक्ति को कैसे चढ़ाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो है ना, जिस व्यक्ति को, जिस रोगी को या जिस मरीज को वो रक्त चढ़ाते होते हैं, पहले हमें ये देखना होता है कि रक्त देने वाले दाता का, ठीक है,
और इस रोगी मतलब लेने वाले का, ग्राही का ब्लड ग्रुप सेम है या नहीं है। इन दोनों का ब्लड ग्रुप अगर सेम है मतलब एक समान है तो ही हम इसका रक्त उसको चढ़ा सकते हैं। अगर इन दोनों का रक्त अलग अलग है, हम पढ़ चुके हैं 4 प्रकार के रक्त, अगर इन दोनों का रक्त अलग अलग है तो हम इनको फिर रक्त नहीं चढ़ा सकते हैं। क्यों? अगर हम चढ़ा देंगे तो इनके प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करके एक दूसरे को नष्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर दोनों का रक्त समान है तो ही हम इसका रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे हमने उसको ब्लड को थैली के अंदर डाल के फ्रीज किया था, प्रशिक्षित केंद्र में भंडारण में रखा था, तो जब भी हमें किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाना होता है उसके 30 मिनट लगभग आधी घंटा पहले हम उसको बाहर लाके नॉर्मल करते हैं ब्लड को, और फिर कैनुला के माध्यम से धीरे धीरे उसको उस व्यक्ति के इंजेक्शन के द्वारा चढ़ाया जाता है, और लगभग एक उसको चढ़ाने में 4 घंटे लग जाते हैं। बहुत धीरे धीरे चढ़ाया जाता है ब्लड, एकदम ऐसा नहीं है कि आपने स्प्रिंग फटाफट इंजेक्शन की तरह अंदर डाला और पूरा ब्लड चढ़ा दिया, नहीं, बहुत धीरे धीरे। क्यों? ताकि उस व्यक्ति को कोई रिएक्शन ना हो, अगर किसी प्रकार का रिएक्शन हो या कोई भी हानिकारक प्रभाव हो तो हमें पता चल सके। आगे हम बात करते हैं कि रोगी जिसको हमें रक्त चढ़ाना होता है उसको ठंड लग सकती है, उसको सर्दी लग सकती है, साइनोसिस हो सकता है, उसके हृदय की गति परिवर्तित हो सकती है, तो वहां पर क्या है, डॉक्टर का रहना आवश्यक है। आप अपना एक दूसरे का ब्लड निकाल के डायरेक्ट किसी को मत चढ़ा देना, वरना आपकी बीमारी है उसको लग जाएगी, आप नहीं पढ़ते हो फिर वो भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा ये सारे काम कौन करता है? चिकित्सक ही करता है, डॉक्टर ही करता है। अब देखो रक्तदान 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो होता है समजात, एक होता है समजीवी। समजात का मतलब है कि ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों का रक्त, जैसे मेरा रक्त किसी और को चढ़ा दिया जाए, किसी और का किसी और को, तो वो तो हो गया समजात। एक होता है समजीवी, मतलब मैंने अपना रक्त निकलवा के इकट्ठा कर लिया है और भविष्य में अगर जैसे मेरे को कोई बीमारी होती है, कोई रोगी होता है या मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे रक्त की आवश्यकता होती है, तो मेरा ही इकट्ठा किया हुआ रक्त मुझे वापस चढ़ा दिया जाए। तो इस प्रकार का रक्तदान कैसा होता है? समजीवी होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम बात करते हैं कि हम जब किसी को रक्त चढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये आप अपने मन से भी बता सकते हैं। हमने जो अब तक पढ़ लिया इसी में है। क्या क्या? जैसे हमें सबसे पहले तो उनका ब्लड ग्रुप चेक करना होगा कि सबका ब्लड ग्रुप सेम है या नहीं है, क्योंकि ब्लड ग्रुप सेम नहीं होगा तो प्रतिजन क्या होंगे, आपस में मिल नहीं पाएंगे। दूसरा, हमें ये देखना होगा कि जिसने ब्लड दिया है उसको कोई रोग तो नहीं है, उसमें कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट RH कारक, ये हम पढ़ चुके हैं कि वो RH कारक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो, लेने वाला और देने वाला, या दोनों ही नेगेटिव हो। अगर ऐसा है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो जाहिर सी बात है दूसरे जो ले रहा है ब्लड उसकी मृत्यु हो जाएगी। तीसरा कि जो संग्रहित रक्त है उसको हमें अच्छे से प्रशिक्षित भंडारण में रखना चाहिए कि इसको जो हमने ब्लड इकट्ठा किया संदूषित प्रदूषित ना हो, खराब ना हो गया हो, और चिकित्सक की उपस्थिति में ही करे, आप खुद अपने आप में डॉक्टर मत बन जाना। अब हम बात करते हैं कि सावधानी, अगर हम ये सावधानियां नहीं रखेंगे तो जिसको हम ब्लड चढ़ा रहे हैं उसको कौन कौन से रोग हो सकते हैं। उसको HIV हो सकता है, उसको HTLV हो सकता है, HTLV1 HTLV2 या HIV1 HIV2 हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, BC कैप्स जैक्स रोग हो सकता है। देखो HIV का मतलब क्या है, किस वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण HIV होता है, और HTLV किसके कारण होता है, ह्यूमन टी लिम्फो ट्रोपिक वायरस के कारण HTLV हो सकता है। ये विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं अगर हमने सावधानियां नहीं रखी है रक्त चढ़ाने में। तो यहाँ तक क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं कि जो रुधिर वर्ग है उसका आनुवांशिक महत्व क्या है। देखो, अगर आनुवांशिक महत्व का मतलब है, जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, अब 2 माँ बाप यहाँ खड़े हैं, 2 माँ बाप यहाँ खड़े हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा है, वो लोग ये कह रहे हैं ये मेरा बच्चा है, तो अब हम पता कैसे करें कि ये बच्चा है किसका? तो ये पता चल सकता है हमें रुधिर वर्ग के द्वारा। और रुधिर वर्ग के द्वारा कैसे चल सकता है? देखो कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रक्त होता है, रक्त के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं RBC पाई जाती है और उसके अंदर एंटीजन पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, एंटीजन A और एंटीजन B। इतना हम पढ़ चुके हैं। इन्हीं के कारण हम ये बता सकते हैं कि वो किसका बच्चा है। कैसे बता सकते हैं? अपन जेनेटिक्स आनुवांशिकी पढ़ चुके हैं और उसमें पढ़ा था कि जो भी जीन
होता है उसके दो युग्म विकल्पी होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। तो देखो इसके अंदर एक तो विकल्पी होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। ठीक है, तो हर ब्लड ग्रुप के अंदर प्रभावी और अप्रभावी होगा। इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसका बच्चा है वो। तो ये कुल कितने प्रकार के हो गए, ये 6 प्रकार के जीन प्रारूप बन गए हैं। अब देखो 6 प्रकार के कैसे हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। अब हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा है कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एंटीजन ए ही पाया जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रभावी अप्रभावी का मतलब कि आई ए और आई ए, अगर ये दोनों साथ साथ है इसका मतलब ये प्रभावी है। और अगर आई ए और दूसरा आई नोट, या आप इसको लिख सकते हो आई ए या छोटा वाला आई जीरो या आई कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये अप्रभावी है। ठीक है, तो एंटीजन ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सा एंटीजन होगा, ए। अब वो प्रभावी है कि अप्रभावी है, इसके आधार पर ये 2 प्रकार के हो गए। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। तो आपको पता है रुधिर वर्ग बी के अंदर कौन सा प्रतिजन होगा, एंटीजन होगा, बी ही होगा। अब वो या तो प्रभावी हो सकता है आई बी आई बी, या अप्रभावी हो सकता है आई बी आई जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। तो आपको पता है ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर दोनों एंटीजन होते हैं, ए बी होता है और बी बी होता है। तो इसका क्या बन जाएगा, आई ए और आई बी। क्या इसका आई जीरो बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि ए बी के अंदर दोनों होते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही बनेगा, आई बी आई बी, आई ए आई बी। और अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। तो आपको पता है ब्लड ग्रुप ओ के अंदर ना तो क्या होता है, ना तो एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है, तो कुछ नहीं है। तो इसका क्या हो गया, आई आई, या आप लिख सकते हो आई जीरो। बात क्लियर है क्या। तो देखो 2 तो किसके हो गए, ए ब्लड ग्रुप के, ये तो है प्रभावी, ये है अप्रभावी। 2 किसके हो गए, बी ब्लड ग्रुप के, ये प्रभावी ये अप्रभावी। एक हो गया ए बी का, एक हो गया ओ का, मतलब 2 2 4 5 और 6 हो गए। टोटल कितने जीन प्रारूप हो गए, 6 हो गए। अब इन जीन प्रारूप के आधार पर हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का आनुवांशिक महत्व है। तो देखो हम बात करते हैं, जैसे मानो कि एक जो इधर हमने खड़े किए थे, इधर वाले जो माता पिता थे उनका ब्लड ग्रुप क्या है, सबसे पहले तो ये देखना होगा। जैसे उसके अंदर पिता का ब्लड ग्रुप तो ओ है, ठीक है, और माता का क्या है, ए बी है। और जो इधर माता पिता खड़े थे उनका ब्लड ग्रुप के अंदर पिता का तो है ए और माता का है बी। तो अब हम कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि बच्चा किसका है। तो देखो हमने प्रथम दंपति की बात करी, तो अंदर पुरुष का क्या था, पुरुष का ए था। प्रथम दंपति में पुरुष का क्या है, ओ है। ठीक है, पुरुष का ओ है और माता का क्या है, माता का ए बी है। तो अब देखो ओ के अंदर क्या बनेगा, आई आई पड़ा था, ये देखो ओ का क्या है, आई आई, तो ये आ गया आई आई, और ए बी का होगा आई ए और आई बी। अब हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि ये वाला इससे क्रिया करेगा तो आई ए बना लेगा। ठीक है, सबसे पहले प्रभावी को लिखें जो प्रभावी है, उसके बाद ये वाला बी से क्रिया करेगा तो आई बना लेगा, इसके बाद ये वाला इनसे क्रिया करेगा तो इस तरह से बना लेगा। मतलब इस पुरुष और इस स्त्री से कौन से बच्चे पैदा होंगे, जिनका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए है, बी है। मतलब इनसे या तो ए वाला बच्चा पैदा होगा या बी वाला। ये बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं द्वितीय संपत्ति की, जिनका ब्लड ग्रुप पुरुष का तो ए था और माता का क्या था, बी। बी भी कौन सा, अप्रभावी। ठीक है, अब देखो प्रभावी होता अगर ये तो होता आई बी और आई बी। अब ये अप्रभावी है तो देखो यहाँ लिखा है हमने आई बी और आई, ये बात समझ में आ गई। तो इनसे क्या होगा, इनसे ए बी, ए बी और ए, इस प्रकार के ही रक्त समूह वाले बच्चे होंगे। तो हमने क्या देखा कि जो बच्चा था उसका ब्लड ग्रुप क्या था, बच्चे का रुधिर वर्ग क्या है, बी है कि नहीं। और यहाँ देखो क्या इनके अंदर बी वाला बच्चा होगा, क्या नहीं हो रहा। बी वाला बच्चा किनका है, इसमें हो सकता है, इसमें तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई क्या कि जो बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा है वो कौन से दंपति का है, वो प्रथम दंपति का है। आप निकाल सकते हैं ये सब, आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो। कोई समस्या। तो अब बताओ कि ब्लड ग्रुप का आनुवांशिक महत्व है या नहीं है, ये बात समझ में आ गई। अगर हमें ये ब्लड ग्रुप नहीं पता हो तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कौन सा बच्चा किसका है। ठीक है, अब आगे देखो हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है अंगदान और देहदान। ये बहुत ही गंभीर
समस्या भी मान सकते हो आप और एक हल भी मान सकते हो। कैसे? देखो, अंगदान का मतलब क्या होता है कि हमारा कोई भी अंग दान करना। और हम अंगदान कब कर सकते हैं? जब हमें कोई नुकसान नहीं हो। और हमें नुकसान कब नहीं होगा? हमारी मृत्यु के बाद, है ना। मृत्यु के बाद क्या हो जाएंगे? हम एक निर्जीव है, हमारे अंदर जान थोड़ी ना है, ना हमें दर्द होगा ना कुछ और। तो मृत्यु के 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे सारे अंग है ना वो सही होते हैं, सही ढंग से काम कर रहे होते हैं। तो हम हमारा कोई भी अंग किसी को भी दान करके जा सकते हैं जिसको उस अंग की आवश्यकता हो, ठीक है। और देह दान का मतलब हो गया कि हम पूरा का पूरा शरीर ही किसी को दान कर जाए। तो पूरा का पूरा शरीर किसको कर सकते हैं? डॉक्टर्स को। क्योंकि डॉक्टर, ये तो डॉक्टर क्या है, वो डॉक्टर की जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, जब वो डॉक्टर बनेंगे तो ये तो है नहीं आप उसको जिंदा लोग दे देंगे कि लो आप इसके हाथ का काट के देख लो, नहीं दे सकते ना। वो लोग किस पे प्रैक्टिस करते हैं, किस पे काम करेंगे? पहले वो डेड बॉडी पे तो काम करेंगे ना। जैसे मान लो कोई नया बच्चा डॉक्टर बना है और वो सीख रहा है कि हाथ पे टाका कैसे लगाया जाए। अब अपन उसको अपना हाथ दे देंगे, गलत टाका लग गया तो दिक्कत अपने होगी ना। तो पहले वो डेड बॉडी के ऊपर प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत के अंदर लगभग कितना 2 लाख किडनी की आवश्यकता है, ठीक है। और मिल कितनी पाती है? लगभग 50,000 ही मिल पाती है। बाकी लोग तो खराब किडनी के कारण ही मर जाते हैं। यह तो सिर्फ एक अंग की बात हुई। आप पूरा निकालो तो लगभग 5 लाख लोग ऐसे हैं जो अंगों के खराब होने के कारण और उनको दूसरा अंग नहीं मिलने के कारण उनकी क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण 13 अगस्त को क्या है, अंगदान दिवस बनाया जाता है, ठीक है। अब अंगदान कर कौन सकता है? अंगदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बच्चे से बूढ़े तक। और कम से कम 18 वर्ष की आयु नहीं हुई हो बच्चे की, तो अंगदान के लिए उसके जो अभिभावक है उनसे कानूनी सहमति लेना जरूरी है। और कम से कम 2 गवाहों की उपस्थिति भी आवश्यक है कि आप अंगदान करना चाहते हो। और जैसे मान लो आपने ये सब बातें बोल के नहीं गए, आपकी मृत्यु हो गई है, अब आपका देहदान कौन कर सकता है? आपकी जो शरीर है उसका जो विधिवत आधिपत्य जिसके पास होगा, आपके घर वालों के पास, आपके बच्चों के पास या आपके माता पिता के पास, वो चाहे तो वो भी आपके शरीर का दान कर सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड होता है। और आपको पता है अंगदान करने से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। हम जाते जाते भी कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप कोशिश करना, आप में से जो भी करना चाहे वो अपने किसी भी अंग का मृत्यु के बाद दान करके जा सकते हो। और आप चाहो तो पूरा का पूरा देह दान करके भी जा सकते हो। ये सब आप पढ़ के आना। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो रहा है और हमेशा की तरह एक क्विज कंपटीशन आपका यहाँ पे भी रखा जाएगा। अच्छे से पढ़ के आओगे, अच्छे से क्वेश्चन करोगे तो आपको पता है आप ही का अच्छा विकास होगा। थैंक यू।